Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing Ophidia group. Ophidia group basically belongs to snakes. ये एक snake की group है और इसमें जितनी भी medicines रखी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं snake poison से बनाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मेडिसिन ओफीडिया ग्रुप की है वो किस चीज से बनाई जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, जो ओफीडिया ग्रुप की मेडिसिन है उसका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर क्या है और जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं ओफीडिया ग्रुप की मेडिसिन के पेशेंट्स में जो मिलते हैं वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम सिर्फ मेंटल सिम्टम्स तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ओफीडिया ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बट बिफोर वी बिगिन विद टुडेज लेक्चर डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, here we have a brief introduction that in the animal kingdom, one of the largest families contributing various drugs to homeopathy is Ophidia group. Animal kingdom में Ophidia group एक बहुत important group है जिसने बहुत सारी homeopathic remedy और drugs को contribute किया है। The Ophidia group contains serpents or snakes proper. So Ophidia group की जो मेडिसिन होती हैं या फिर जो ओफीडिया ग्रुप है वो एनिमल किंगडम की, वो बेसिकली कंटेन करती है सर्पेंट्स को और स्नेक्स को। इसमें ज्यादातर सांप आते हैं। Now friends, here are group of 15 snakes which have been used as remedies in homeopathy. Lachesis, Crotalus, Naja, Elaps, Viper, Cancarus, Bungarus, Toxicophis, Hydrophis, Clotho, Ophiotoxinum. These are the snakes which have been used as drugs. इन snakes की proving कहीं ना कहीं किसी ना किसी individual ने की है और उसके बाद अब ये सारे snakes की poison use होते हैं as homeopathic remedies. Now source of drug. It is very obvious, but still it has been noted that the poison taken from the snakes are used for making drugs in homeopathy. Characteristic of Ophidia group. Now here we have few characteristic features of Ophidia group जो कि Ophidia group के maximum members में मिलती है। अगर कोई भी exceptions है तो वो भी यहाँ पे note down किए गए हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले constitution, hemorrhagic constitution। जो पर्सन होता है इसका उसमें hemorrhagic constitution हमें मिलता है। Skin shows purple और malted appearance। जो स्नेक जैसा स्नेक होता है ब्लैकिश पर्पलिश अपीयरेंस होता है उसका डार्क, उसी तरह इसके पर्सन का भी अपीयरेंस होता है। दे आर वेरी मच रेस्टलेस पीपल। जैसे स्नेक्स कभी भी एक जगह पे टिकते नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं इधर उधर, उसी तरीके से इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो भी बहुत रेस्टलेस होते हैं। The face is sickly pale, anxious, bloated, dark red और bluish. इनका जो फेस होता है वो सिकली होता है, पेल होता है, काफी एंशियस होता है और ये डार्क रेड या फिर ब्लूइश कलर का होता है। सिकली मतलब बीमार सा फेस, पेल उसमें पीलापन रहेगा, एंशियस और ब्लोटेड डार्क रेड और ब्लूइश। डार्क रेड और ब्लूइश वो अपीयरेंस में होगा। Now talking about the miasm, सिफिलिटिक या फिर ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड के ये पेशेंट होते हैं। दैट मीन्स इनके मियाज्म में जो सिफिलिस है और जो ट्यूबरकुलर मियाज्म है वो काफी प्रोमिनेंट होता है। अगर हम इनके टेम्परामेंट की बात करें तो ये मेलानकोलिक टेम्परामेंट के पर्सन होते हैं। अगर मेलानकोलिक टेम्परामेंट क्या होता है मैं ये आपको बताऊं तो ये ऐसे पर्सन होते हैं जो सेल्फ रिलायंट होते हैं, मतलब खुद के ऊपर भरोसा करते हैं और वो काफी रिजर्व्ड होते हैं। उन लोगों को दूसरों से कोई मतलब नहीं होता और वो काफी रिलैक्स्ड और ओरिएंटेड बिहेवियर के होते हैं। दैट मीन्स वो अपना काम खुद करते हैं, वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, वो किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करते।
डायथिसिस की बात करें तो हीमोरेजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए, दैट इसके जो पर्सन्स होते हैं वो हीमोरेजिक डायथिसिस के होते हैं। इनमें हीमरेज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम ओफीडिया ग्रुप के थर्मल रिलेशन की बात करें तो ऑल ओफीडियंस आर हॉट पेशेंट्स। जितने भी ओफीडियंस होते हैं वो सारे हॉट पेशेंट्स होते हैं एक्सेप्ट इलैप्स एंड नाजा। इलैप्स और नाजा के जो पेशेंट्स होते हैं वो चिली होते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम, इनकी प्रॉब्लम किस चीज से बढ़ती है? सो फ्राइट दैट मीन्स डर से, जेलेसी मतलब किसी से जलन की भावना, एल्कोहलिज्म दैट मीन्स एल्कोहल का इंटेक करना, ओनाइज दैट मीन्स मास्टरबेशन, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स दैट मीन्स किसी भी तरीके से वाटर का बॉडी से लॉस होना या ब्लड का लॉस होना, इससे इनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। सप्रेस्ड मेंसेस, जब भी मेंसेस का सप्रेशन हो जाता है या फिर किसी भी फिजिकल ट्रॉमा से इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बैड इफेक्ट्स इसमें होते हैं पॉइजन्स की वजह से, किसी भी जहर की वजह से। लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ मतलब कोई प्रॉब्लम, जो कोई परेशानी जो बहुत सालों से, कोई दुख जो चला आ रहा हो। डिसअपॉइंटेड लव, वेक्सेशन, समर एंड स्प्रिंग। समर एंड स्प्रिंग ये दो सीजन है जिसमें इनकी प्रॉब्लम, जो ओफीडिया ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं, इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर हम ओफीडिया ग्रुप में आने वाली मेडिसिन के स्फीयर ऑफ एक्शन देखें तो ये स्पेशली न्यूमोगैस्ट्रिक और स्पाइनल नर्व्स पे काम करती है। सो नर्व्स स्पेशली न्यूमोगैस्ट्रिक एंड स्पाइनल एक्सेसरी। आगे सेल्यूलर टिश्यूज, स्किन, सर्कुलेशन, सीवीएस, ब्रेन, लिवर, ग्लैंड्स, थ्रोट, मसल्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली इनका अगर इफेक्ट देखा जाए तो नर्वस सिस्टम पे और सीवीएस पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। उसके साथ साथ थोड़ा सा लिवर पे और ग्लैंड्स पर भी आता है और थोड़ा इफेक्ट स्किन पर भी देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर से आप क्या समझते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर आप कह सकते हैं एक थ्योरी है जिसकी हेल्प से हम जिस ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उससे ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं। उस एनिमल या फिर प्लांट की सारी क्वालिटीज इस पेशेंट में भी हमें देखने को मिलती हैं। अब वो किस तरीके से रिलेट किया जाता है, चलिए हम उसे देखते हैं। और यही जो थ्योरी है, जो जिस चीज से मेडिसिन बनाई जा रही है और जिस डिजीज के लिए यूज की जा रही है, उसके पेशेंट की इसी के कोऑर्डिनेशन को या फिर इसी के जैसे सेम अपीयरेंस आने को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं। Relationship between the outward qualities of medicinal object and the disease against which it is effective is known as doctrine of signature. ये नेचर का एक तरीका है बताने का that this medicine has same qualities to the disease with which the patient is suffering. चलिए अब हम ओफीडिया ग्रुप के मेंबर्स की डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है स्नेक की एक क्वालिटी, that the snake is extremely sensitive to heat, so it lives in deep burrows where it is cooler. जो स्नेक होता है उसको हीट बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसीलिए वो बरोज में रहता है, वो गड्ढा करके अंदर रहता है। अब इसे हम इसके पेशेंट से कैसे लिंक करेंगे? द पेशेंट ऑफ ओफीडिया ग्रुप इज वर्स फ्रॉम वार्मथ। उसकी प्रॉब्लम जो होती है वो वार्मथ से बढ़ जाती है। बाय हॉट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इन समर एंड इन सन, हमने ऑलरेडी देखा दैट एलिमेंट्स फ्रॉम समर एंड स्प्रिंग था, और समर से, हॉट ड्रिंक से, वार्मथ से और सन से, इन सब चीजों से ओफीडिया ग्रुप के मेंबर्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो दिस वाज अ कोरिलेशन कि किस तरीके से स्नेक और जो पेशेंट है ओफीडिया ग्रुप का वो दोनों रिलेटेड है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द स्नेक इज मोर फेरोशियस एंड पॉइजनस व्हेन हंग्री। जो स्नेक होता है वो ज्यादा फेरोशियस और पॉइजनस होता है जब वो हंग्री हो। दैट मीन्स वो जब भूखा रहता है तो वो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है। और अगर हम पेशेंट की बात करें तो पेशेंट ऑफ ओफीडिया ग्रुप इज एग्रेवेटेड बाय फास्टिंग। उसकी प्रॉब्लम्स कब बढ़ती है? जब वो फास्टिंग करता है एंड उसको एमिलियोरेशन मिलता है आफ्टर ईटिंग।
वो कुछ भी जब खा लेगा तो उसकी प्रॉब्लम में, उसकी कंप्लेंट्स में उसको आराम मिल जाता है। तो जिस तरीके से स्नेक जब हंग्री होता है तो वो फेरोशियस और पॉइजनस हो जाता है, उसी तरह जो पेशेंट होता है ओफीडिया ग्रुप का, वो फास्टिंग से उसकी कंप्लेंट्स एग्रेवेट कर जाती है। The snakes are poisonous. When we say the mind is poisoned, it means that there is jealousy and suspicion. जो स्नेक होता है, जो पॉइजनस होता है, अगर हम पॉइजन को एक इमोशन की तरह समझे तो हम उसे जेलेसी और सस्पिशन से समझ सकते हैं। दैट पॉइजन एक ऐसा इमोशन है जो जेलेसी या फिर सस्पिशन होने की वजह से उसे स्नेक को यूज करना पड़ता होगा। और अगर हम उसी तरह पे पेशेंट को देखें, दैट सस्पिशन एंड जेलस आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। और अगर हम मेंटल की बात करें ओफीडिया ग्रुप के पेशेंट की, तो ये भी काफी जेलस और सस्पिशियस होता है। द स्नेक कॉइल्स इटसेल्फ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो स्नेक है वो जब भी कॉइल करता है खुद को, वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ खुद को कॉइल करता है। अगर हम वहीं पे ओफीडिया ग्रुप के पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर लिखा है सिम्टम्स ऑफ ओफीडिया ग्रुप आर प्रीसीडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जिस तरीके से जो स्नेक है वो लेफ्ट टू राइट कॉइल कर रहा है, उसी तरीके से जो ओफीडिया ग्रुप का पर्सन होता है उसके सिम्टम्स भी लेफ्ट से राइट साइड आते हैं। बट ये एक जनरल बात नहीं है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट क्रिटालस एंड इलैप्स आर टू स्नेक्स जो कि राइट साइडेड होते हैं। बाकी सारे स्नेक्स जो है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रीसीड करते हैं। Moving on, here it is written, immediately after a snake bite, the blood is let out from the site as a therapeutic measure to limit the extent of damage. Friends, आपने मूवीज में भी देखा होगा या फिर अगर कहीं ना कहीं आपने कभी किसी को स्नेक काटा हुआ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे ही स्नेक बाइट करता है उस जगह से ब्लड ऊज आउट कर जाता है। इट इज अ थेरापेटिक मेजर, ताकि उसका जो पॉइजन है उसका एक्सटेंट ऑफ डैमेज बहुत ज्यादा ना हो। अगर हम उसे ओफीडिया ग्रुप के पेशेंट से लिंक करें तो जनरल रिलीफ फ्रॉम ब्लीडिंग एंड एनी अदर डिस्चार्जेस। जो ओफीडिया ग्रुप का पेशेंट होता है उसको ब्लीडिंग की वजह से या फिर किसी भी डिस्चार्ज को जब वो पास आउट करता है, चाहे वो यूरिनेशन हो, वॉमिटिंग हो, मेंसेस हो, डायरिया हो, स्टूल हो, स्वेट हो, कोई भी चीज, कोई भी डिस्चार्ज हो सकता है, वो इससे हमेशा रिलीफ मिलेगा। द स्नेक इज वेरी सेंसिटिव टू टच एंड वाइब्रेशन। जो स्नेक होता है वो टच और वाइब्रेशन से काफी सेंसिटिव होता है। स्नेक के पास असली के कान नहीं होते हैं, उसके पास इंटरनल ईयर्स होते हैं जो वाइब्रेशन सेंस करते हैं। और स्नेक बहुत सेंसिटिव होता है टच के लिए। अगर हम पेशेंट की बात करें तो पेशेंट जो होता है वो भी एग्रेवेट हो जाता है टच से। उसकी प्रॉब्लम्स जो होती है वो टच की वजह से बढ़ जाती है। हल्के से भी साउंड की वजह से जब ओफीडिया ग्रुप की मेडिसिन का कोई भी पेशेंट होगा तो उसको साउंड से काफी प्रॉब्लम होती है। The snake can swallow relatively large creatures easily. Due to pressure created by solids in the throat, it can easily swallow the solids. जो snake होता है वो large creatures को आराम से swallow कर पाता है। और अगर हम यहीं पे patient की बात करें तो ये जो patients होते हैं वो भी solid को बहुत easily swallow कर लेते हैं। The stools of snake are black and offensive. स्नेक का जो स्टूल होता है वो ब्लैक मतलब डार्क कलर्ड और ऑफेंसिव होता है। और अगर हम डिस्चार्जेस की बात करें ओफीडिया ग्रुप के पेशेंट की, वो कोई भी डिस्चार्जेस हो सकते हैं, वो मेंसेस हो सकते हैं, वो स्टूल हो सकता है, वो सारे डार्क और ऑफेंसिव होते हैं। Now that you have understood the doctrine of signature of Ophidia group, we must move on to mental symptoms. अब हम Ophidia group के members के mental symptoms पे move on करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ images लगाई है जो कि आपकी easy understanding के लिए काफी अच्छी रहेगी। अगर आपने इन images को याद रख लिया, इन terms को याद रख लिया, तो आप mental symptoms जो Ophidia group के patient है उसके बहुत अच्छे से explain कर सकते हैं। So here it is written in the first image, solitude. जो पर्सन है
ओफीडिया ग्रुप का जो मेंबर होता है वो अकेले रहना पसंद करता है। सॉलिट्यूड, उसको अकेले रहना है और वो उस चीज को एंजॉय भी करता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि उसको अकेले छोड़ दिया गया है, वो अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से अकेले रहता है। ऑब्सेस जेस्चर्स, जो भी वो कई टाइप के, जैसे पाउट बनाना, विंक करना, सेक्सुअल जेस्चर्स जो होते हैं, वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल होता है और ऐसे जेस्चर्स वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता रहता है। डबल स्टैंडर्ड्स, ऑलवेज प्लेइंग डर्टी ट्रिक्स। पहली बात, अगर हम डबल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये जो ओफीडिया ग्रुप का पेशेंट होता है उसके पास डुअल रूल्स होते हैं। वो अपने लिए जो उसके रूल्स होते हैं और वो जो रूल्स दूसरों के साथ यूज करता है या फिर फॉलो करना चाहता है, वो दोनों रूल्स काफी अलग होते हैं। तो इसका डुअल स्टैंडर्ड्स होता है। और ये ऑलवेज प्लेइंग डर्टी ट्रिक्स, वो हमेशा दूसरों के ऊपर डर्टी ट्रिक्स प्ले करता रहता है। वो हमेशा दूसरों को किसी न किसी तरीके से परेशान करने के लिए उन्हें किसी न किसी प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करता है। लॉक्वेसिटी, जो पर्सन होता है ओफीडिया ग्रुप का, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी लॉक्वेसिटी। उसको बात करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। जो ओफीडिया ग्रुप का पेशेंट है उसमें बात करने की आदत बहुत प्रोमिनेंट होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इमेज, जो ओफीडिया ग्रुप का पर्सन होता है वो काफी कॉम्पिटिटिव होता है, उसे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत पसंद होती है। ऑल्सो आप देख सकते हैं कि ओफीडिया ग्रुप की जो ये लड़की बनी हुई है पिंक वाले कॉलम में, वो कितनी अट्रैक्टिव है। सो अट्रैक्टिवनेस इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज या फिर मेंटल सिम्टम्स आप कह सकते हैं, जो कि हमें ओफीडिया ग्रुप के पेशेंट में मिलेगा। मूविंग ऑन टू मिसैंथ्रोपी, अगर हम बात करें कि मिसैंथ्रोपी क्या होती है, सो मिसैंथ्रोपी इज बेसिकली अ जनरल हेट्रेड या फिर डिस्गस्ट। किसी को कोई चीज नहीं पसंद है तो उसके बारे में अगर कोई डिस्गस्ट शो करता है, सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ पेशेंट ऑफ ओफीडिया ग्रुप। ये एक मेंटल सिम्टम है ओफीडिया ग्रुप के पेशेंट का, दैट उसके मन में जनरल हेट्रेड होता है किसी भी चीज को लेके। मूविंग ऑन, सीक्रेटिवनेस, जो ओफीडिया ग्रुप की पेशेंट होती है वो काफी सीक्रेटिव होती है। वो अपनी बातें, अपने सीक्रेट्स किसी के भी साथ बहुत जल्दी डिस्क्लोज नहीं करती। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इमेज, हियर इट इज रिटन एंजाइटी एंड इरिटेबल। जो पर्सन होती है वो काफी एंशियस होता है, इरिटेबल होता है। वो किसी भी बात पे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है और चिढ़ जाता है, और अगर वो चिढ़ जाता है तो फिर वो क्वेरलसम हो जाता है। उससे लड़ाई भी करनी होती है, उससे लड़ाई करनी होती है उस पर्सन से जिससे वो इरिटेट हुआ है। नाउ मूविंग ऑन, ग्रीडी एंड जेलस, जो पर्सन होता है ओफीडिया ग्रुप का जो पेशेंट होता है उसके मेंटल सिम्टम्स में ग्रीडी होना और जेलस होना ये बहुत प्रोमिनेंट है। वो काफी ग्रीडी और जेलस होता है, उसको दूसरों से जलन की भावना होती है। मूविंग ऑन, हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन एक इमेजिनरी चीज होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती है पर उसको लगता है कि वो एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट वी हैव इज डेल्यूजन। डेल्यूजन का क्या मतलब होता है? जब कोई पेशेंट होता है वो किसी फॉल्स बिलीव में होता है, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर वो बिलीव करता है, इवन इफ उसको उससे रिलेटेड एविडेंस दे दिया जाए कि नहीं ये ऐसा नहीं है, बट स्टिल वो अपनी बिलीफ से बाहर नहीं निकल पाता। इस चीज को हम डेल्यूजन कहते हैं। सो ओफीडिया ग्रुप के पेशेंट में ये डेल्यूजन भी हमें देखने को मिलता है। इंसेनिटी अप टू अ सर्टेन लेवल हमें देखने को मिलेगी। एंड one more very prominent feature here, it is mentioned that hydrophobia. Hydrophobia is also a very important characteristic जो कि हमें देखने को मिलेगा mental symptoms में ओफीडिया ग्रुप के पेशेंट के। Now moving on to the fourth image, here it is written delirium. जो पर्सन होता है ओफीडिया ग्रुप का वो डेलीरियम में रहता है। Now आप सोच रहे होंगे कि डेलीरियम क्या होता है? So डेलीरियम एक स्टेट होती है जब मेंटल एबिलिटीज में सीरियस डिस्टर्बेंस आ जाता है जिसकी वजह से पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो थिंक नहीं कर पाता या फिर किसी भी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता। सच अ स्टेट इज नोन एज डेलीरियम, मटरिंग लाइक डेलीरियम व्हेन ड्रंक। उसको ऐसा
ऐसी कंडीशन में जैसा एक ड्रंक पर्सन जैसी कंडीशन में आ जाता है, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन हो जाती है इस पेशेंट की। थिंक्स शी इज अंडर कंट्रोल ऑफ सम सुपर नेचुरल पावर, उसको लगता है कि वो किसी सुपर नेचुरल पावर के कंट्रोल में है। वो उसकी बॉडी जो भी काम कर रहे हैं वो खुद से नहीं कर रही है, वो किसी ना किसी सुपर नेचुरल पावर द्वारा कराई जा रही है उससे। नाउ मूविंग ऑन, here it is mentioned that fear of disease and death, this is something which is very prominent, that इसको fear होता है death और disease का, ठीक है। and the last but not the least suspicious एक बहुत important characteristic है जो कि हमें इसके पेशेंट में देखने को मिलता है, this is must which is present in the patient of ओफीडिया ग्रुप। तो ये सारे वो मेंटल सिम्टम्स थे, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आप मेंटल सिम्टम्स जो ओफीडिया ग्रुप के पर्सन्स हैं उनके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो सॉलिट्यूड, लॉक्वेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ऑल्सो इरिटेबिलिटी और क्वेरलसम होना, ग्रीडी और जेलस होना, डेलीरियम, हेल्यूसिनेशन एंड सस्पिशन, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो अगर आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे से मेंटल सिम्टम्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। So friends, this is all about the first part of group study of Ophidia group, in which we discuss doctrine of signature and few mental symptoms of Ophidia group patient. नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी that will be based on physical symptoms जो कि एक ओफीडिया ग्रुप के पेशेंट में मिलते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आप कोई भी सजेशंस मुझे देना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।